चलो जी 1:30 बज गया है। समझते समझते अब चालू करते हैं आपको समझाना। तो पहली चीज़ है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का केस है। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर में अपन ने नॉर्मली तो आपने इतना समझ लिया पढ़ लिया कि अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसको आप कंपनी में सिर्फ 5 साल तक ही ऑडिटर रख सकते हो। उसके बाद आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड लगाना पड़ेगा। कम से कम 5 साल का कूलिंग पीरियड हो सकता है, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पर उससे कम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए 5 साल। एंड अगर फर्म है कोई ऑडिटर, पार्टनरशिप फर्म, LLP एक्सेट्रा, तो उनको आप 10 साल के लिए ऑडिटर रख सकते हो। उसके बाद आपको कूलिंग पीरियड लगाना ही पड़ेगा एटलीस्ट 5 इयर्स का। इतना तो नॉर्मल कंसेप्ट आप भी समझ चुके हो। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है तो पढ़ते हैं। पहले तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर में सब सेक्शन 3 और 4 सेक्शंस, अपन सब सेक्शंस तो बिल्कुल नहीं याद करेंगे, सेक्शन याद कर लिया तो ठीक है। बस वो भी करो ना करो, ओके मैंने तो नहीं किए थे, मतलब करने की कोशिश की थी पर याद ही नहीं पड़ रहे थे। तो करो या ना करो चलेगा, करो तो अच्छी बात है। बट अगर कंटेंट पे फोकस नहीं है और सिर्फ सेक्शन याद कर रहे हो तो दैट्स नॉट गुड। तो इससे अच्छा कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, कंटेंट मेन काम आएगा, सेक्शन नहीं। ओके, अब यहाँ पर पढ़ते हैं सब सेक्शन 3 क्या बोलता है। पावर टू मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट इन द ऑडिट फॉर्म अपॉइंटेड बाय देम द ऑडिटिंग पार्टनर इन हिज टीम। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर अंदर बात कर रहा है। समझो एक ही फर्म है, समझो आपकी और मेरी फर्म है, प्रेम एंड हर्षा की, राइट। क्या नाम, PNH एंड कंपनी, राइट, PH एंड कंपनी। देन मैं भी पार्टनर हूँ और आप भी पार्टनर हो। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात चल रही है कि अगर कंपनी के मेंबर्स चाहे तो अगर मैं पहले उस कंपनी का ऑडिट कर रहा था एज अ पार्टनर, मैं और मेरे कुछ आर्टिकल्स और वो सब हम सब कर रहे थे, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो अगर कंपनी के मेंबर्स चाहे कि अब प्रेम ऑडिट नहीं करेगा, इस चीज़ का हर्षा ऑडिट करेगी। फर्म सेम है बट सिर्फ पार्टनर चेंज हो रहा है, साइनिंग पार्टनर या जो CA साइन कर रहा है या जो CA काम कर रहा है अंदर उस कंपनी के ऑडिट कर रहा है मेन, वो चेंज कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं कि हाँ ये फर्म में से अब ये पार्टनर ऑडिट करने नहीं आएगा, दूसरा पार्टनर आएगा। तो मेरी जगह आपको बोल सकते हैं कि आप करो, या आपकी जगह मेरे को बोल सकते हैं कि आप करो, मतलब रोटेट करवा सकते हैं कि हाँ ऑडिटर चेंज होता रहे भले एक ही फर्म हो। ओके, इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय देम द ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल्स एज में बी रिजॉल्व्ड बाय मेंबर्स, मतलब जैसा मेंबर्स चाहे कर सकते हैं। और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन ऑडिटर, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं मेंबर्स कि सिर्फ एक ऑडिटर हमारा नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा भी जॉइंट ऑडिटर्स हमारे हो सकते हैं। हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 5 हो, एज दे विश, मेंबर्स की इच्छा है। बस सब सेक्शन 3 यही बोल रहा है। फिर सब सेक्शन 4 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द कंपनी शैल रोटेट देयर ऑडिटर्स, द मैनर ऑफ रोटेशन, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। फिर वेयर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात चल रही है। पहला केस हमको यहाँ पर क्या बोला कि जब कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी किसको बनानी है वो सेक्शन 177 में बताया हुआ है, इसलिए वो अपन के अभी काम का नहीं है। बस 2 टाइप की कंपनीज होती है, एक कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है और एक टाइप की कंपनीज को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी होती। अब जिनको बनानी होती है और उन्होंने कंपलसरी बनाना है इसलिए बनाई भी है अपनी ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब बोर्ड को रिकमेंड करेगी कि कौन सा न्यू ऑडिटर होगा रोटेशन के बाद, मतलब जब कूलिंग पीरियड होगा उस फर्म का, जैसे हमारी है PH एंड कंपनी, तो उसका जब कूलिंग पीरियड रहेगा 5 साल, समझो हमारे 10 साल हमारे ख़त्म हो गए, अपन फर्म है तो 10 साल हमारे ख़त्म हो गए, तो कंपनी को हमारा कूलिंग पीरियड लग गया, तो हमारे बाद वो किसी और को ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, तो उस फर्म का नाम सजेस्ट करेगा कौन। अगर ऑडिट कमेटी कंपलसरी थी बनानी और कंपनी ने बनाई है तो वो ऑडिट कमेटी सजेस्ट करेगी बोर्ड को, और बोर्ड को कंपलसरी वो नाम किसको बताना पड़ेगा, मेंबर्स को बताना पड़ेगा, जिससे मेंबर्स AGM में डिसाइड करेंगे कि उस फर्म को अपॉइंट करना है या दूसरी किसी को करना है, जो भी एंड डिसीजन किसके हाथ में रहता है, हमेशा मेंबर्स के हाथ में रहता है। पर अगर ऑडिट याद करना, ऑडिट कमेटी को कंपलसरी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कंपलसरी बनाना है। क्यों बनाना है कंपलसरी, क्योंकि लॉ ने बोला है कि ऑडिट कमेटी आपको बनानी ही पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी सेक्शन 177 में, और कंपनी ने बनाई है ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को, और बोर्ड को कंपलसरी, फिर से कंपलसरी बोल रहा हूँ, कंपलसरी वो ऑडिटर का नाम, फर्म का नाम किसको बताना पड़ेगा, मेंबर्स को रिकमेंड करना ही पड़ेगा।
पर अगर दूसरा केस लेते हैं और यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, फिर दूसरे पेज पर जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर इन अदर केसेस मतलब कि जहाँ पर ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी नहीं है, मतलब जो कंपनीज क्या करती है, ऑडिट कमेटी नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अब देखो कंपलसरी नहीं है तो उसमें भी दो टाइप की कंपनीज आ सकती है। एक कंपनीज जो कि कंपलसरी नहीं है फिर भी ऑडिट कमेटी बनवाती है, और दूसरी कंपनीज जो कि कंपलसरी नहीं है इसलिए नहीं बनवाती, राइट। तो समझो 3 कंपनीज है। पहली कंपनी है जिसको कंपलसरी है बनवाना ऑडिट कमेटी और उसने बनाई भी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कंपलसरी मेंबर्स को। उनको बताना ही पड़ेगा कि ये फर्म का नाम इन्होंने बोला है। समझो मेरी फर्म का नाम बोला है एमएन शाइन कंपनी, या हमारी फर्म का पीएचएन कंपनी का नाम वहाँ पर रिकमेंड किया है। किसने? ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को, राइट। ये केस हुआ कौन सी कंपनी में? जिसमें कंपलसरी था क्या, ऑडिट कमेटी को बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना। अब दूसरी कंपनी आती है जिसमें ऑडिट कमेटी को बनाना कंपलसरी नहीं था एंड ऑडिट कमेटी बनाई भी नहीं गई। समझो कोई भी छोटी कंपनी ले लेते हैं, कौन सी कंपनी ले ले बोलो, चलो पतंजलि को आज हम मान रहे हैं कि सिर्फ वो 10 करोड़ वाली कंपनी है, 10 करोड़ के टर्नओवर वाली, और उसको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी भी नहीं है तो उसने नहीं बनाई, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, उसने नहीं बनाई, परफेक्ट। तो अब ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बताएंगे? मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे कोई भी फर्म का नाम, जैसे हमारी फर्म का पीएचएन कंपनी का उन्होंने नाम दे दिया, परफेक्ट। अब अगर ये हुआ दूसरा केस, इसमें क्या करेंगे? मेंबर्स लास्ट में अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे और कोई और फर्म का नाम दे देंगे, कुछ भी कर देंगे। वो लास्ट वाला केस अपने काम का नहीं है। मेन चीज़ है कि कौन रिकमेंड कर रहा है और कंपल्सरी रिकमेंड करना है कि नहीं, वो चीज़। ये हमारा दूसरा केस हो गया जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी भी नहीं था और कंपनी ने नहीं भी बनाई। अब हमारा तीसरा केस आता है जहाँ पर कंपलसरी नहीं था बट बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल अब पतंजलि समझो 10 करोड़ वाली कंपनी नहीं है, अब वो बन चुकी है 1000 करोड़ वाली, फिर भी उसको अभी तक कंपलसरी नहीं है ऑडिट कमेटी बनाना। याद रखना, कंपलसरी में बार बार वर्ड बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना। तो उसको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, फिर भी अब उसने बना ली क्योंकि वो 1000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब उसने ऑडिट कमेटी बनाई। अब ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिट कमेटी क्या करेगी? नई फर्म का नाम रिकमेंड करेगी, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब मेन चेंज आता है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑडिट कमेटी बनाना लॉ के अंदर उस कंपनी को मैंडेटरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे उनको अच्छा लगे तो उस फर्म का नाम मेंबर्स को बता सकती है, रिकमेंड कर सकती है, और अगर ना चाहे तो नहीं भी कर सकती। क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं था, आपने अपनी इच्छा से बनाई है। तो उस इच्छा से बनाई हुई ऑडिट कमेटी का आप इज्जत भी उड़ा सकते हो कि आपकी दी हुई फॉर्म का नाम मैं मेंबर्स को बताऊंगा ही नहीं, तो वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। पहले ऊपर इन अदर केसेस वाल पढ़ लेते हैं। इन अदर केसेस मतलब जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। द बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसिडर द मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। खुद कंसिडर करेगा मतलब क्या कि खुद नाम ढूंढ के लाएगा कोई भी फर्म का और उसका रिकमेंड करेगा किसको? members को in the AGM annual general meeting and make its recommendation for appointment of the next auditor by the members in AGM। परफेक्ट। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है नोट में? मस्ट ऑफ, ये तो ठीक है। इन केस वेयर ऑडिट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 बट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कंपनी वॉलंटरीली। जब कंपनी ने अपनी इच्छा से बनाई है क्या ऑडिट कमेटी, कौन सी? पतंजलि ने, जब 1000 करोड़ हो गई तब। Then such audit committee shall recommend to the board the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor। incumbent auditor मतलब क्या? करंट ऑडिटर जो अभी था, जिसके ऊपर अभी प्रोविजंस लग गए रोटेशन वाले, तो वो किस पर जा रहा है? छुट्टी पर जा रहा है, छुट्टी पर। ओके। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट बट इन सच केसेस बोर्ड मे और मे नॉट कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी। वैसे ही कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझने के लिए बढ़िया है कि 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस कौन सा था? जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना
कंपलसरी था और कंपनी ने बनाई भी, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपलसरी मेंबर्स को वो नाम बताना ही पड़ेगा जो ऑडिट कमेटी ने सजेस्ट किया है या रिकमेंड किया है, राइट। दूसरा केस आता है जहाँ पर कंपलसरी नहीं था ऑडिट कमेटी बनाना और कंपनी ने ऑडिट कमेटी नहीं बनाई, तो ऑडिट कमेटी है ही नहीं, बात खत्म हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद निकालेंगे फर्म का नाम और किसको देंगे, मेंबर्स को देंगे, मेंबर्स उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर देंगे, बात खत्म एजीएम में। तीसरा केस आता है जहाँ पर ऑडिट कमेटी को बनाना कंपलसरी नहीं था एज पर सेक्शन 177, बट कंपनी ने बनाई है ऑडिट कमेटी, तो उसका इज्जत का फालूदा भी कर सकती है। तो इसलिए क्या करेगी, पहले क्या करेंगे, जो ऑडिट कमेटी वाले होंगे वो सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाम, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहे तो उस फर्म का नाम रिकमेंड कर सकते हैं मेंबर्स को इन द ईजीएम, और चाहे कि ये तो फालतू नाम दिया है फर्म, अच्छी फर्म का नाम नहीं दिया है ऑडिट कमेटी वालों ने, तो वो उसको नहीं भी दे सकते हैं, मेंबर्स को रिकमेंड नहीं भी कर सकते हैं एट देयर डिस्क्रिशन। ओके डन। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से थोड़ा पीछे जाके देख लेना, वैसे तो आ ही गया होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कंटिन्यू आफ्टर सच कमेंसमेंट। अब यहाँ पर कैसे क्या बात हो रही है, जब एक्ट चालू हुआ मतलब 2013 कंपनीज एक्ट 2013 कब आया था, जब आया था 2014 के आसपास, 13 के आसपास, उससे पहले की बात चल रही है। तो उससे पहले जो ऑडिटर्स अपॉइंट हो चुके थे कितने भी सालों के लिए, चाहे 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 100 साल के लिए, कितने भी सालों के लिए उससे पहले अगर अपॉइंट हो चुके थे, क्योंकि 1956 वाले कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न रोटेशन ऑफ ऑडिटर का नहीं था, तो पहले जो अपॉइंट हो चुके थे उनका क्या। तो फॉर द पर्पस ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ ऑडिटर वेदर एन इंडिविजुअल ऑडिट फर्म द फर्म पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और द फर्म वॉज हेल्ड ऑफिसर ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड। अब यहाँ पर क्या बोला कि अगर पहले वो फर्म अपॉइंट हो चुकी थी, जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है दास एंड दास कंपनी, उसकी जगह अपन ले लेते हैं हर्षा एंड प्रेम, तो H&P कंपनी, तो 28 सितंबर 2012 को अपन अपॉइंट हुए थे, मतलब एजीएम में 28 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें अपॉइंट हुए थे कौन से ईयर के लिए, 12-13 के लिए, क्योंकि 28 सितंबर में कौन से ईयर की मीटिंग हुई थी, 11-12 की, 2011-12 की मीटिंग हुई थी, और हम अपॉइंट हुए थे फॉर 2012-13। तो 12-13 से चालू होता है हमारे कितने 10 साल, बिकॉज वी आर फर्म, वी आर नॉट इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल होते तो 5 साल। अब तो 10 साल गिनते हैं 28 सितंबर 2012, 12-13 से, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 22-23, और 20-21 और 21-22, लास्ट में हमारा 21-22 आता है, मतलब 21-22 तक 10 सालों तक अपन ऑडिटर रह सकते हैं, चाहे हमारा अपॉइंटमेंट 2013 के एक्ट आने से पहले हुआ है। मतलब यहाँ पर एंड में बोला क्या जा रहा है कि जब भी हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था तब से हमारे 10 साल या 5 साल एज मे बी द केस हमारे गिने जाएंगे, ना कि हमारे एक्ट शुरू होने के बाद से गिने जाएंगे, राइट। अगर हमारा 2008 में अपॉइंटमेंट हुआ था 2008 से हमारे 10 साल या 5 साल चालू हुए होंगे। डन। अब यहाँ पर ये बेसिक केस था, फिर नीचे अब 2 केसेस बना दिए, पहला इंडिविजुअल ऑडिटर, दूसरा फर्म, राइट। तो पहले इंडिविजुअल ऑडिटर का देखते हैं। अब यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल ऑडिटर हैज़ बीन फंक्शनिंग एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर चलो अब यहाँ पर एग्जांपल ही लेते हैं, समझो कि हम 2005, 6, 7 ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, हम हुए हैं 1980 के पैदा हुए हो, राइट। हम 2000 में तो सीए बन गए थे, हम जब तक अभी पैदा हुए 2005, 6, 7 में, तब तो हम सीए बन गए थे आप और मेरा एक फर्म भी बन चुका था 2005-6 में, क्या नाम था, अगेन सेम, हर्षा गायज, प्रेम का भी, HPN कंपनी, राइट। अब HPN कंपनी जो थी वो 2006 में चालू थी। अब हम किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, किस में, 2006 में, राइट, या 2008 में, कब भी गिन लो, चलो 2010 ले लेते हैं। 2010 में हम किसी कंपनी का ऑडिट चालू किया, हम अपॉइंट हुए वहाँ पर फॉर एग्जांपल कितने भी सालों के लिए, चलो चालू ही है अपना ऑडिट, राइट। तो 2010 से अपन ने ऑडिट चालू किया, राइट। 2010, 11, 12, 12, 13,
3 साल अपन ने ऑडिट किया 2013-14 में, तो फिर क्या आ गया, कंपनीज एक्ट आ गया। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला, जो भी पहले हमारे क्या हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं ऑडिट्स, अपॉइंट हो चुके हैं, जैसे हम अपॉइंट हुए थे कोई भी कंपनी के लिए, हम उसका ऑडिट कर रहे थे 2010 से, राइट। हमको 3 साल हो चुके हैं और हम उस कंपनी का ऑडिट करते ही जा रहे हैं। अब 2 साल में तो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब नया जब कंपनीज एक्ट आया तब तो किसी को भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो 2-3 साल तो उसकी नॉलेज लेने में, सीखने में, सारी चीज़ों में लग जाती है। तो इसलिए क्या बोला, अगर हम तो फर्म थे, पर अगर इंडिविजुअल ऑडिटर होता, समझो कि यहाँ पर हम दोनों की फर्म नहीं थी, यहाँ पर मेरी अकेले की फर्म थी इंडिविजुअल ऑडिटर की, और मेरे को 3 साल हो चुके हैं 2013 एक्ट के आते हुए। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि आपको जितने भी साल हुए हो, 3 हुए हो, 5 हुए हो, 10 हुए हो, 20 हुए हो, यहाँ पर पहले कॉलम में देखो क्या लिखा है, 5 years और मोर देन 5 years। आपको कितने भी साल हो चुके हैं, 2013 का एक्ट आया, उसके बाद आपको 3 साल और मिलेंगे, राइट। कम से कम 5 साल आपको हो चुके होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर प्रोफेशनल में जाएंगे। 2013 के एक्ट आने वक्त मेरे को 3 साल हुए, उसके बाद 2 साल मैंने और वेट किया, 2015 तक मेरे 5 साल हो गए। अब इन्होंने क्या बोला, अगर तुम्हारे 5 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पर 3 साल क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब अब मेरा 2015 तक 5 साल ख़त्म हो गए, 3 साल मेरे को और मिलेंगे, 2018 में जाके मेरा रोटेशन आएगा उस कंपनी का। क्यों इन्होंने 3 साल एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि एक्ट को समझने में और सारी चीज़ों में टाइम लग जाएगा। ऐसे ही एक्ट आया सीधा और आपको पहले से 5 साल हो चुके, तो फिर अब समझो मैं अकेला ऑडिटर था, अब हमने केस लिया था 2010 का, अब मैं लेता हूँ 2007 का। मैंने 2007 में ऑडिट चालू किया और 2013 तक ये एक्ट आया, तब तक मेरे 6 साल हो चुके थे ऑडिटर के। और इंडिविजुअल को तो अलाउड कितना था 2013 में, 5 साल का। तो यहाँ पर क्या बोला, 5 साल हुए हो या 5 साल से ज़्यादा हुए हों तो आपको, अब मेरे को 5 साल ज़्यादा हो चुके थे, 6 साल, तो अब मेरे को 2013 के एक्ट आने के बाद 3 साल और मिलेंगे, मतलब 2016 तक, बराबर। 2013 का मेरे को 6 साल हो चुके थे, अब 2016 तक 3 साल और मिलेंगे, फिर 2016 में मेरा ऑडिट रोटेशन ऑफ ऑडिटर होगा, राइट। अब फिर तीसरा केस लेते हैं, मैंने 2012 में चालू किया था, तो 2012, 2013, अब 2013 में तो सीधा नया एक्ट आ गया, मेरे को सिर्फ 1 साल हुआ था। चाहे मेरे को 1 साल हुआ था, फिर भी मेरे को 4 साल और मिलेंगे, 4 साल और मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही केसेस लिखे हुए हैं। अब 4 साल मेरे को और मिलेंगे, मतलब 2013 से 2017 तक, 2017 को जाके कम से कम तो समझो 5 साल मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 साल से ज़्यादा कितने मिल सकते हैं आपको, अगर 2013 का ज़्यादा साल हो चुके हैं तो 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। अब एग्जाम्पल्स देंगे तो ज़्यादा रिलेट होगा, राइट। यहाँ पर क्या बोला, 5 साल या उससे ज़्यादा तो आपको 3 ही साल मिलेंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 साल या उससे ज़्यादा। फिर यहाँ पर क्या बोला, अगर आपको 4 साल हो चुके हैं तो आपको 3 साल और मिलेंगे, 7 साल। 3 साल हो चुके हैं तो 3 साल, यहाँ टोटल मिलेंगे 6 साल। अगर 2013 के एक्ट आने तक मेरे को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं तो मेरे को 3 और मिलेंगे, 5 साल। मतलब 3 साल तो मेरे को एक्स्ट्रा मिलने ही वाला है। पर यहाँ पर मेन केस देखो, अगर मेरे को 1 साल ही हुआ है, जो मैंने अभी केस लिया 2012 वाला, उसमें मेरे को 1 ही साल हुआ था, तो मेरे को 3 साल नहीं, फिर मेरे को 4 साल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि कम से कम 5 साल तो मिल ही रहा है ना, कम से कम 5 साल तो मिल ही रहा है, मेन चीज़ है। अब फिर से थोड़ा सा समराइज वे में फटाफट देखते हैं। पहली चीज़ क्या, अगर मैंने 2008 में ऑडिट चालू किया था तो 2013 तक मेरे को 5 साल, 2007 में चालू किया था तो 2013 तक मेरे को 6 साल हो चुके हैं, तो आपको मैक्सिमम फिर 3 ही साल मिलेंगे। अगर 5 या उससे ज़्यादा साल हो चुके हैं तो आपको 3 साल ही मैक्सिमम मिलेंगे, राइट। अब मेरे को 6 साल हो चुके थे, अब मेरे को 3 साल और मिलेंगे, मतलब 2016 तक मेरे को ख़त्म करना है, फिर मेरा रोटेशन हो जाएगा। अब 2007 में नहीं, मैंने 2008 में चालू किया था, तो 2013 तक मेरे को 5 साल हो गए, फिर से मेरे को 3 साल मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर 2008 में नहीं 2009 में चालू किया है तो मेरा 2013 तक कितने 4 साल होंगे, राइट। और हाँ 4 साल होंगे, तो 4 के बाद और मेरे को 3 मिलेंगे, राइट। 4 के बाद 4 नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, मैं 8 नहीं मिलेंगे, 4 के बाद और 3 मिलेंगे। 2013 के बाद काट साट के 3 मिलेंगे, लेकिन अगर 5 नहीं हुए तो 5 जितने मिलेंगे, बराबर। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया कि अगर 2013 तक मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो चुका है,
राइट। तो मेरे को 3 साल ही मैक्सिमम मिलेंगे। पर अगर मेरे को 5 साल से बहुत कम हुआ है, एक ही साल हुआ है, तो मेरे को 3 मिलेंगे। जैसे हम केस ले रहे हैं 2008-7 का हमने लिया, 2008 का लिया, 2009 से ले रहे हैं। 2009 से 2013 तक मेरे को 4 साल हो गए, अब मेरे को 3 ही एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2010 से अगर मैंने चालू किया होता तो 2013 तक मेरे को 3 साल हुए होते, तो फिर मेरे को 3 एक्स्ट्रा मिलते, राइट। फिर अगर 2000 कहाँ तक मुझे 2011 पे अगर मैंने चालू किया होता तो 2013 तक मेरे को कितने होते, 2 साल, तो मेरे को कितने एक्स्ट्रा मिलते, 3 ही मिलते। अब 2012 में अगर मैंने चालू किया है तो 2013 का मेरे को 1 ही साल हुआ है, और मेरे को कम से कम 5 साल तो अलाउड है ही कंपनी से 2013 में, तो इसलिए मेरे को 4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक ही केस है जहाँ पर मेरे को 4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे व्हेन प्रायर टू कमेंसमेंट की बात आती है, वरना सब में मेरे को 3 साल ही एक्स्ट्रा मिलेंगे। सिंपल सी चीज़, परफेक्ट। वैसा ही फर्म के लिए है। अब आपके और मेरे फर्म की बात करते हैं, कौन सी थी, हर्षा एंड प्रेम, HP एंड कंपनी, राइट। तो HP एंड कंपनी में अपन ने फिर से 2000 से चालू करते हैं, राइट। तो मैं 2000 से हमारी ऑडिट की फर्म चल रही है और हम ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी का 2000 से 2000 से। तो 2000 से 2013 तक हमारे 13 साल हो गए। 13 साल से अपन ऑडिट करते आ रहे हैं, राइट। अब कंपनीज एक्ट में आया कि 10 साल ही करते हैं, तो 13 साल के बाद मेरे को कितने साल मिलेंगे, 3 ही साल मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो 2016 में हमारी फर्म का रोटेशन आ जाएगा। अगर मैंने 2001 में अपन ने चालू किया होता उस कंपनी का ऑडिट करना, तो हमको 2013 तक कितने साल होते, 12 साल। तो 12 साल में अपन को कितने साल एक्स्ट्रा मिलते, हमेशा 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलते। फिर अगेन अगर 11 साल हुए होते तो भी अपन को 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलते। अगेन 11 साल हुए होते तो भी अपन को 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलते। अगर 10 साल हुए होते, 2003 में अपन ने चालू किया होता, 2013 तक 10 साल हुए, 10 साल में अपन को 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगेन 9 साल हुए होंगे तो भी 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 8 साल हुए होंगे तो भी 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि टोटल 11 हो गया। अगर 7 साल हुए होंगे तो भी 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 10 हो गया। लेकिन अब अगर मेरे को सिर्फ 6 ही साल हुए हैं तो मेरे को 3 साल एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, फिर मेरे को 4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि कम से कम तो उस चीज़ को अपन को 10 टोटल को लाना ही है। यहाँ पर भी अगर आप टोटल में देखोगे तो 8 है, फिर 7 है, 6 है, 5 है, लेकिन 5 तो है ही लास्ट में, ये 5 से कम नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पर भी टोटल आप देखोगे 13, 12, 10, 10, 10, 10, 10, सब में 10 ही है। फिर मेरे को 3 साल एक्स्ट्रा नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मेरे को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, 2012 में मैंने चालू किया था और हमारी फर्म है 2013 तक 1 ही साल हुआ है, तो मेरे को फिर 3 साल थोड़ी देंगे, फिर तो मेरे को आराम से 9 साल देंगे ना, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो मेन चीज़ क्या है, इसको अगेन थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ या फर्म हूँ, पहले फर्म की बात करते हैं। यहाँ पर जो टोटल है शॉर्ट में वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल तो कम से कम अपन को दे ही रहे ना कंपनीज एक्ट वाले, चाहे नया एक्ट आया या जूना एक्ट आया। ये तो अगर 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये टोटल 10 से ऊपर जा रहा है, तो मेरे को 3 ही वो मिलेंगे, 3 ही साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पर 3 ही एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पर कौन से साल है, जितने साल 2013 में जब एक्ट आया तब तक मेरे को जितने साल ऑडिट करते हुए उस कंपनी के हो चुके हैं वो साल है। यहाँ पर क्या है, जो मेरे को एक्स्ट्रा साल मिलने वाले 2013 में, खैर ये अभी तो कोई काम का नहीं है, बट ये तो नॉलेज पर्पज़ के लिए, एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने समझाने को बोला तो आई विल एक्सप्लेन 100% एंड 100 टाइम्स डन। एंड यहाँ पर क्या है कि ये जो टोटल है इन दोनों का, अब यहाँ पर ये टोटल में अपन का कम से कम 10 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नए कंपनीज एक्ट में भी हमको कम से कम 10 साल तो करने ही दे रहे हैं फॉर्म में, और इंडिविजुअल में 5 साल, राइट। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर बस ध्यान रखना है टोटल कम से कम 10 आना चाहिए और यहाँ पर कम से कम 5 आना चाहिए, राइट। फिर से अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, अगेन थोड़ा शॉर्ट क्रक्स वे में, समराइज्ड वे में कोशिश करूँगा करने का, अगर आप बोलोगे तो। बाकी ये फकरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं इसको भी। इंडिविजुअल ऑडिटर शेल इंक्लूड अदर इंडिविजुअल्स और फर्म्स हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल इफ एनी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल ऑडिटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, कोई और इंडिविजुअल या फर्म भी होगी जिसमें उस नेम या ट्रेडमार्क का यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को आप नौका में पढ़ो तो आप शायद फैंडल सर को जानते होगे, तो फैंडल सर का बहुत नाम है। अगर
उनकी खुद की इंडिविजुअल फर्म भी है और वो किसी और फर्म में भी एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी इंडिविजुअल फर्म का रोटेशन हो रहा है ना, तो वो जो पार्टनर जिस फर्म में है ना, वो कंपनी भी वो फर्म भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मेरी एक इंडिविजुअल फर्म ही है और मेरी आपके साथ भी एक फर्म है। तो अगर मेरा रोटेशन हो रहा है किसी कंपनी में, समझो DYT नाम की कंपनी है, उसका मैं ऑडिट करता था, 5 साल हो गए मेरे को, इंडिविजुअल ऑडिटर था मैं, तो मेरे को उन्होंने हटा दिया। अब वो आपकी और मेरी जो HPN कंपनी है उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं पार्टनर हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल मेरा ट्रेडमार्क या ब्रांड या नाम यूज़ हो रहा है उस फर्म में, राइट। फिर consecutive years shall mean all the preceding financial years for which the individual auditor has been the auditor until there has been a break by 5 years or more। सिंपल वही चीज़ बोल रहा है। अगर मैंने 2001 से 2005 तक ऑडिट की, 5 साल हो गए, फिर 2006 में अपन ने 2006 से 2010 तक ब्रेक ले लिया 5 साल का, फिर 2011 से मैंने ऑडिट चालू की, तो मेरे कितने साल गिने जाएंगे 2013 तक? सिर्फ 3 ही साल गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल का बीच में ब्रेक आ गया, जो कि ब्रेक आना ही चाहिए अपने कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो फिर वो ब्रेक के पहले वाला अपन टाइम नहीं गिनेंगे, पर कम से कम वो ब्रेक 5 साल का होना चाहिए। इतना लोड लेने की टेंशन नहीं है इसमें, तो बट ये तो लिखा हुआ है तो मैंने समझा दिया। फिर यहाँ पर क्या है, ऑडिट फॉर्म्स, यहाँ पर फॉर्म के लिए बस वही चीज़, ऑडिट फॉर्म शेयर इंक्लूड अदर फॉर्म्स, सेम चीज़ है जो यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए थी, वहाँ पर ये फॉर्म के लिए है। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव शेल मीन ऑल द प्रीसेडिंग का सेम चीज़ है। ब्रेक अगर होगा तो उससे पहले वाले सालों को नहीं गिनेंगे, बस सिंपल इतनी सी चीज़ लिखी हुई है। फिर क्या है, मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ सेम नेटवर्क एंड कॉमन पार्टनर। जो मैंने अभी इंडिविजुअल में बोली वही, अगर मैं 2 फर्म में हूँ, मैं पार्टनर 2 फर्म में हूँ, एक मेरी एंड सुजल की फर्म है, एक मेरी एंड आपकी फर्म है, तो अगर मेरी एंड सुजल की फर्म वाले फर्म का रोटेशन हुआ तो PSN कंपनी मेरी और सुजल की है और PHN कंपनी आपकी और मेरी फर्म है। तो PSN कंपनी सुजल वाली और मेरी फर्म को अगर वो कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती, रोटेशन आ गया है हमारा 10 सालों के बाद, तो आपकी और मेरी जो फर्म है उसको भी वो अपॉइंट नहीं कर सकती, बिकॉज उन दोनों में सेम पार्टनर हूँ मैं, सुजल वाली में भी और आपके वाले में भी, दोनों में सेम पार्टनर हूँ मैं। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, नेटवर्क का बोल रहा है। नेटवर्क में अपन बिग 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह प्रैक्टिकली है, सही बात है। समझो बिग 4 फर्म्स है तो उनकी ही सारी थोड़ी ऑफिस हैं। अब जैसे मेरे को पक्का तो याद नहीं है, बट शायद EY की या किसी की तो एक वो है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क पार्टनर है। कौन है? BSRN कंपनी। अब BSRN कंपनी किसकी है? शायद KPMG की है। तो उसकी क्या है, नेटवर्क पार्टनर है। BSRN कंपनी एक अलग से फर्म होती थी, राइट, वो मिड साइज़ फर्म थी, बट उसको इंक्लूड कर लिया बिग 4 ने, KPMG ने अपने अंडर, अपने नेटवर्क के अंदर। तो अब BSRN कंपनी एक पार्ट ही कहलाती है KPMG का, चाहे पहले वो अलग फर्म थी, मिड साइज़ फर्म थी, अब वो बिग 4 ही कहलाती है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ KPMG, इट इज़ इन द नेटवर्क ऑफ KPMG। तो KPMG के सारे फर्म्स खुद के नहीं हैं, उन्होंने दूसरी फर्म से वो करके रखा है, नेटवर्क बना कर रखा है, और उनका ही सिक्का इशू होता है KPMG का ही, बस काम वो फर्म कर रही होती है, वो फर्म के लोग कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारी फर्म है MN शाह महिंद्रा एंड शाइन कंपनी, तो हमसे भी अगर कोई बिग 4 नेटवर्क बना देती है तो साइन उनकी ही होगी, बट काम हमारा होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर रिलायंस है, समझो, तो रिलायंस ने पहले KPMG को अपॉइंट किया था, फिर 10 साल हो गए, तो 10 साल के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि वो BSRN कंपनी को अपॉइंट करें। बट क्यों? क्योंकि BSRN कंपनी नेटवर्क में है किसके? KPMG के। तो दोनों सेम ही काट साट के वो सेम ही है, दो सिक्का तो KPMG का ही लगता है ना, इसलिए वो उसके नेटवर्क में आ जाती है। तो नेटवर्क फर्म्स को भी वो अपॉइंट नहीं कर सकते, बट डेलॉयट एंड KPMG ये दोनों अलग अलग फर्म्स हैं। अगर 10 साल तक डेलॉयट को किया है अपॉइंट, तो 10 साल तक KPMG को कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 10 साल तक KPMG को किया है तो 10 साल तक डेलॉयट को कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट वो सिर्फ सेम नेटवर्क के नहीं होने चाहिए, एंड उन दोनों में सेम पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। यही चीज़ आप लिखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firms. The term same network includes the firms operating and functioning there to
ईथर टू, हाँ, और इन फ्यूचर अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल। सेम चीज़ है, KPMG और BSRN कंपनी दोनों में सेम कंट्रोल है KPMG का, राइट। इसलिए वो दोनों 10-10 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकती, अलग से साथ में ही अपॉइंट हो सकती है। देन for the purpose of rotation auditor, a break cooling period in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. But if a common partner who is in charge of audit firm and also certifies the financial statements with retires from the said firm। अच्छा, अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ अपने मेरे और सुजल वाली PSN कंपनी में से, एंड फिर मैं आप वाली फर्म को, हर्षा वाली फर्म को ज्वाइन कर लेता हूँ, आपकी और मेरी फर्म हो जाती है अब, तो ऐसा नहीं कि वो अब मेरे को अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि मैं उस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ। क्योंकि मैं उस फर्म में पार्टनर था जब हमारी फर्म, मेरी और सुजल की फर्म, उस कंपनी की ऑडिट कर रही थी, तब तो मैं उसमें कम से कम पार्टनर था ना। इसलिए अब अगर मैं आपकी फर्म को ज्वाइन कर लेता हूँ एज अ पार्टनर, तो अब वो हमारी फर्म को अपना ऑडिट का काम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सेम ऑडिटर हो गया ना, मैं पहले उस फर्म में था, अब इस फर्म में हूँ, आपके वाली में। क्योंकि अगर मैं सेम ऑडिटर हो गया, चाहे मेरा उस कंपनी में काम ही नहीं था, दूसरे पार्टनर का था, सुजल का था, बट फिर भी सेम ऑडिटर आ गया ना, सेम ऑडिटर आ गया ना, इसलिए वो हमारी फर्म को ऑडिट नहीं दे सकती है, ऑडिट का काम नहीं दे सकती, स्टैट्यूटरी ऑडिट का। रोटेशन लग ही जाएगा हमारी फर्म को ही, प्रेम एंड हर्षा एंड कंपनी को भी, राइट। देन क्या बोल रहा है, ओके, मैनर ऑफ रोटेशन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर, वेयर अ कंपनी इज अपॉइंटेड टू और मोर इंडिविजुअल और फर्म्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन thereof as joint auditor, the company may follow the rotation in such a manner that both all as the case may be complete the term in the same year। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जॉइंट ऑडिटर की बात कर रहा है। अब समझो रिलायंस है तो उसका सिर्फ डेलॉयट भी नहीं कर सकती ऑडिट, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, राइट। तो उसके लिए उसने क्या किया कि 3 ऑडिटर को अपॉइंट किया। किसको? तीनों बिग 4 को, डेलॉयट, KPMG एंड EY, राइट, या PwC, चारों को अपॉइंट कर लिया। बट अब रिलायंस क्या सोचेगी, यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, उसको डिस्क्रिशन दे दिया कि आप अपनी इच्छा से चारों को ऐसे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो कि जिससे उनका रोटेशन सेम ईयर में ना आए। अब समझो ऐसा हो गया कि उन्होंने चारों को पहले साल अपॉइंट किया, 10 साल तक अपॉइंट किया। अब 10 साल जैसे ख़त्म हुए, अब चारों चली जाएगी क्योंकि रोटेशन आ गया, तो चारों की चारों फर्म गुम हो गई, चारों की चारों अभी कर ही नहीं सकती रिलायंस का ऑडिट, तो कौन करेगा भाई, चारों बिग 4 चल जाएगी। तो इसलिए क्या बोल रही है कंपनीज एक्ट ने, उसको डिस्क्रिशन दे दिया कि आप समझो पहले 3 सालों तक या 5 सालों तक आपने क्या किया कि 2 बिग 4 को अपॉइंट किया और 4 मिड साइज़ को अपॉइंट कर लिया, तो उसके साथ काम आपका हो जाता है। फिर आपने 5 साल तक क्या किया, कुछ ऐसा सेटिंग बिठाया कि जिससे आपकी चारों बिग 4 आपके हाथ से 10 सालों बाद नहीं चली जाए, आपकी कुछ ना कुछ 2 बिग 4 कम से कम ऐसी रहे जो आपका ऑडिट करती रहे, राइट। तो उस हिसाब से आप सेटिंग भिड़ा सकते हो कि आप अपने जॉइंट ऑडिटर को ऐसे रोटेट कर सकते हो जिससे क्या हो जाए, 5 साल का कूलिंग पीरियड चलता रहे एंड आपको दिक्कत ना आए। ऐसा कंपनीज एक्ट ने डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर से अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पार्ट ये चैप्टर का, बट ठीक है, आपने बोला तो मैंने समझा। यहाँ पर ये जो भी आपने भेजा था वो ख़त्म हो जाता है। कुछ भी नहीं समझ आया तो फिर से बोलना, कोई टेंशन नहीं है, फिर से समझा दूँगा। चलो मिलते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 बज चुके हैं। ओके चलो, बाय बाय, गुड।